सर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना इंजीनियरिंग्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स को। काम कोई छोटा नहीं होता, और आज के दिन आपके प्रोफेशन में से तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, और कोई होटल के लोगों को इंजीनियरिंग से कम है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको गलतफहमी है ये। हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे को, लड़की को लोग शादी कर देता था, तो छोट लड़की का शादी हो गया तो उसका इसी तरह बच्चा होने के समय उसका मृत्यु खोइए जाता था। 100 में 5 को तो जरूर मरते थे, तो उस पर भी हम कुछ चर्चा किए, बाल विवाह नहीं करना है। जो लोग चिल्लाते हैं राजनीति के क्षेत्र में कि इस देश का कोई भविष्य नहीं, नेगेटिव की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए ये क्या है। ऐसे इंडिविजुअल्स की वजह से ये देश कभी पिछड़ नहीं सकता। प्रणाम आपको। आज वैशाली की ये पावन धरती पर, जहाँ भगवान महावीर और बुद्ध का भी आमरण हुआ, और बिहार राज्य जिसको संस्कृत में विहार कहा जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, बोधि मिली, इस धरती ने, इस प्रदेश ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इस प्रकार के बहुत से सपूत देश और विश्व को दिए। उस पर मुझे आज होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हाजीपुर में आने पे बहुत बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आपके प्रिंसिपल साहब ने बड़ा अच्छा विषय मुझे दिया बात करने के लिए, क्योंकि आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, उसके अंदर अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने वाले हैं, जब यहाँ से पूरा करेंगे। उसमें सक्सेसफुल होने में क्या कुछ चाहिए, ये एक विषय मुझे दिया गया आज। मैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बचपन में जब गांव में हमारा आड़त का दुकान होता था, दादाजी के साथ, उनके साथ जब मैं 8 वर्ष का था, 9 वर्ष का, तब से उनके साथ स्कूल से आके उनके साथ बैठता था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब कोई मेहमान, 2, 4, 5 मेहमान घर में ना आए। नीचे दुकान था, ऊपर मकान। तो वो जो मैं, जब मुझे बताया गया 4 दिन पहले कि हॉस्पिटैलिटी की बात करनी है, आतिथ्य की बात करनी है, तो बचपन की बात सब पूरी एक जैसे रिले होता है ना, बैकवर्ड में जाते हैं, फॉरवर्ड में जाते हैं, वो सब चले गए और वो याद आ गया। तो मुझे लगा, हमारे साथियों ने कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाए, तो मैंने कहा उसका ज़रूरत नहीं है। जो कुछ वहाँ बचपन में सीखा था आज भी याद है, वही अगर हम बता देंगे तो शायद आपके काम आ सके। शुरू करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से अलग है क्या? इस इंडस्ट्री में और बाकी इंडस्ट्री, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? Actually, sir, other industry are, they serve, actually we have to serving to mankind is sadhana in itself, and other industry indirectly serve to the guest, but we, our industry directly serve to the guest. Sir, in our industry we do the personalized service to our guest. This is the basic reason that we are special for our guest. We do the service. Guest is God for us. जी, अतिथि देवो भव, ये बात आपने कही। हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट इमोशनली हार्टली अटैच होते हैं गेस्ट से। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक तो गेस्ट के कंफर्ट को देखते हैं, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इमोशनली एंड हार्टली। You are emotionally attached to your customer.
Our industry have taught us that guest is always right for us. We listen to them either they are wrong or right. कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। हम दुकान पर गए, कुछ भी सामान खरीदा, टेलीविज़न खरीदा, उसका आप कंपेयर कर लेंगे कि ये टेलीविज़न अच्छा कि वो अच्छा है, वो सस्ता है कि वो महंगा है, वो कितने दिन ट्यूब उसका चलता है, उसकी क्वालिटी रिसेप्शन कैसा है, वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, आप अपना उसको एक एक्सपीरियंस बेचते हैं। दूसरी इंडस्ट्री में टेंजिबल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, यहाँ आपका प्रोडक्ट टेंजिबल नहीं है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि फूड जो है, जो खाना आप उसमें परोसेंगे, खिलाएंगे, वो एक टेंजिबल थोड़ा पार्टली है, लेकिन बाकी टेंजिबल नहीं। ये इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री में और दूसरी इंडस्ट्री में अंतर रहा। दूसरा, जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट बनाती है, उसके अंदर उनका प्रोडक्ट प्रधान है। जैसे आज एप्पल, आप फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ भी उदाहरण लें, वो प्रोडक्ट प्रधान है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उसके पीछे बनाने वाले कौन थे, कौन क्या बनाता है, कौन क्या करता है, इसके बारे में आपको जानकारी लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है तो आप उसको खरीदेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मनुष्य प्रधान है, आपका ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। आप सामने हैं, और जब उसके एम्प्लॉयज़ कहिए, ह्यूमन रिसोर्स कहिए, वो उनका सीधा सामना होता है। कई बार हम होटल में जाके ठहरते हैं, बड़ा बड़ा नाम है होटल का, ताज होटल कहे, ओबराय कहें, कोई भी होटल, बड़ी चेन है, 5 स्टार 7 स्टार होटल भी हैं, लेकिन वहाँ पे अगर एक व्यक्ति, उसका एटीट्यूड अगर थोड़ा गलत हुआ, डोरमैन ने अगर ठीक से उनको स्वागत नहीं किया, या रात को रूम सर्विस वाले ने 4 घंटी बजने के बाद जवाब नहीं दिया, ग्राहक क्या है, वो कहता है अरे इस होटल में तो कितनी देर से घंटी बज रही, उठा ही नहीं रहा फ़ोन को। या ज़रा भी कुछ हुआ तो वो फिर उसके बाद वो ग्राहक उस जगह नहीं आएगा। तो ये अंतर दूसरा हुआ। तीसरा, कई बार कंपनियों का ब्रांड बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड नहीं बन पाता। यहाँ पे आदमी जो है वो अगर काम करने वाले, हॉस्पिटैलिटी करने वाले, जो होस्ट हैं, आप लोग सब होस्ट बनने वाले हो, अतिथि का आतिथ्य करने वाले व्यक्ति हो आप, तो यही आपकी पहचान रहेगी उन लोगों को, ना कि किसी दूसरे ब्रांड की। आप लोग अपना 1 to 1 संपर्क बना सकते हैं। मुझे याद रहता है 20 साल पहले भी मैं किसी होटल में गया हूँ और मुझे कोई वहाँ पे सर्विस करने वाला अच्छा लगा है, कुछ लगा है, दूसरी बार जाता हूँ तो याद रहता है कि भाई ये आदमी ने, ये लड़की ने बड़ा अच्छा मुझे साथ दिया था, तो मैं उसका नाम लेके पूछता हूँ। तो उस वजह से भी कई बार उसी जगह पे जाता हूँ, चाहे वो जगह रहने के लिए 5 स्टार ना हो, 3 स्टार हो, तो भी हम जाके उसमें पसंद करेंगे। तो ये अंतर, ये थोड़ा सा अंतर है। आज आप यहाँ पे, मुझे लगा कि 60 से 70% लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम। इसके कुछ लाभ लोगों को मिल रहे हैं, इस प्रकार के भी हैं, वो बाद में हमको लिखते हैं, मेल भी करते हैं, अपनी समस्याओं की बात करते हैं, उनको मैं मेल से जवाब भी देता हूँ। तो वो जवाब सुनने के बाद थोड़ा उनको लाभ मिलता है। तो आज अब देखेंगे एक ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्होंने मेरे से संपर्क किया था, उनको कुछ लाभ मिला, ज़रा आप देखिए। पच्चीस वर्षीय दीपक कुमार झारखंड के बोकारो जिले में रहते हैं।
2007 में स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद एक ही लक्ष्य था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो उस क्षेत्र में शिक्षा लेकर दीपक ने पहले रांची और फिर दिल्ली में ट्रेनिंग भी ली, लेकिन परिवार में घटित हुई एक घटना के कारण वापस बोकारो लौटना पड़ा। लेकिन बिना हार माने दीपक ने एमसीए की पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छे अंक तो मिले, लेकिन नौकरी नहीं। सपने चूर होने की कगार पर ही थे कि दीपक ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखना शुरू किया। डॉक्टर चंद्रा की बातें सुनकर दीपक ने उन्हीं से अपनी समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश की और एक ईमेल लिख डाला। जवाब मिला और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला भी। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता बोकारो, तो मैं क्या किया, मैं इसी को कंटिन्यू किया और सारे टीम को एक्टिव किया और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया और टीम मैनेजमेंट पे। तो अभी क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ और सब टीम मिल के एक साथ काम कर रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी काम दिया है और वो जो बताते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं, मैं एक एक पॉइंट को नोट करता हूँ। बोकारो जैसे इलाके में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोलना कोई आसान काम नहीं, पर अपनी लगन, इच्छा और डॉक्टर चंद्रा के शो में मिली हिदायतों से मुश्किल रास्ते भी आसान होने लगे। जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्रा बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, टीम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या किया, अपना एक टीम डेवलप किया। जो भी मेरे साथ एमसीए कर रहे थे वही लोगों को लेके, और ये दोनों चीज़ पे फोकस किया। तो फिर क्या हुआ कि अभी प्रोजेक्ट्स भी आने लगे काफ़ी और मार्केट भी थोड़ा हो गया कि बोकारो में मैं हर एक कोई मुझे जान गए हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मेरी कंपनी को हर एक कोई जान गए। आज दीपक न सिर्फ अपनी बल्कि अपने जैसे कई युवाओं की भी जिंदगी संवार रहे हैं और अपनी सफलता से ज्यादा मिठास दीपक को लोगों की जिंदगियों में सफलता का रस खोलने से मिलती है। मुझे अपना पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा फॉर 1 ईयर। आफ्टर देन मैं दीपक के कांटेक्ट में आया, तो उसके बाद फिर दीपक ने यहाँ पे ऑफिस खोला, वहाँ मैंने काम किया। यहाँ पे लगातार काम करते करते मेहनत करके मैंने फिर धीरे धीरे अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किया। दीपक हर एक के लिए इंस्पिरेशन का काम है। एक्चुअली इसने सिर्फ सिखाया ही नहीं, फिर लोगों को पढ़ाया भी है। वो कहते हैं ना, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दीपक की जिंदगी की उड़ान भी ऐसे ही हौसलों की कहानी बयां करती है। अब हम चलते हैं अगले अपनी मंजिल पर। आपने में से कुछ लोगों ने कहा कि नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है नॉलेज और स्किल वो तो आपके प्रिंसिपल साहब और उनके साथी जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो आपको सिखा सकते हैं और सिखा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। मुझे उन्होंने उसके लिए नहीं बुलाया आज। उनसे ज़्यादा आपको नॉलेज और स्किल अपनी इंडस्ट्री के लिए देने के लिए कोई भी नहीं है। मैं केवल आज आपसे बात करूंगा कि नॉलेज और स्किल ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं, और वो ये संस्थान आपको देगी और दे ही रही है, लेकिन एक और चीज़ बड़ी आवश्यक है, वो है आपका टैलेंट, या जिसको एटीट्यूड हमने पहले कहा। एटीट्यूड का दूसरा नाम यानी जो टेंजिबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, एटीट्यूड को मेजर नहीं किया जा सकता। आज सुबह आप अपना घर से चले, बड़ा रात को नींद अच्छी आई, तो सुबह आपका मूड अच्छा रहा, घर से निकले, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, आप ठीक काम करते चले जाएंगे। लेकिन किसी दिन रात को नींद नहीं आई, माँ से झगड़ा हो गया, पिताजी से झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, उस दिन आपका मिजाज बिगड़ जाएगा। तो एटीट्यूड भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो एक इस प्रकार का है जिसको यदि आप अपने आप पहचान लें। आपने कार्यक्रम मेरे देखे होंगे तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, skill can be transferred, but talent cannot be, neither acquired nor transferred. आप में या तो है, नहीं है तो नहीं है। प्रतिभा किसी प्रकार की है तो है, नहीं तो नहीं है। आप उसको
आपको गुट्टी पिला के कोई घूंट पिला नहीं सकता उसकी। हाँ, लेकिन साथ में कुदरत ने एक अच्छा काम किया कि हम सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। आज थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलाऊंगा आप ही के इलाके की रहने वाली, उनको किसान चाची भी कहते हैं और कुछ लोग साइकिल चाची भी कहते हैं, उनसे मिलाऊंगा कि उसमें उनमें किस प्रकार की प्रतिभा थी, उन्होंने क्या कुछ किया, वो थोड़ी देर में आप देखेंगे। वो भी एक टैलेंट की मूर्ति हैं, उनमें कुछ प्रतिभा बचपन से थी जिसको कि उन्होंने पहचाना और पहचान करके उसका इस्तेमाल किया। तो टैलेंट जो है आपको कैसे पहचानना, ये आपके मन में प्रश्न आता होगा, और मैंने कई बार इसके बारे में बताया है कि कैसे पहचाना जाए। किसी ने सुना है तो बताइए। सर, हम जो काम बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ सोचे करते रहे और उस काम में बहुत मजा आए, उस काम, वही मेरा टैलेंट है। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। ये 8 महीने में पहली बार सीधा जवाब, बड़ा अच्छा जवाब मिला। जिस काम को करने में आपको थकान ना हो, खुशी महसूस हो, वो आपका टैलेंट है। मुझे कभी कभी कोई पूछते हैं, मेरी पत्नी कहती है मुझे, क्यों इतना भाग दौड़ करते हो, सुबह से लेके रोज 15 घंटे 16 घंटे काम करते हो, थकते नहीं हो? मैं कहता हूं भाई, थकना मना है, लेकिन थकावट होती ही नहीं है। जो काम हम करते हैं वो अगर हमको अच्छा लगता है करने में, तो उस करने में वो काम नहीं लगता, काम नहीं लगता तो थकावट नहीं होगी। और दूसरा एक और भी अपना सोचिएगा, रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो काम को करने में बार बार मन करे, वो भी आपका टैलेंट का भाग है। कभी कुछ होता है आपके किसी के पास तजुर्बा, कोई जो काम करने का बार बार मन करता हो? बार बार सर ड्राइंग करना और सिंगिंग और लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे। ड्राइंग करना? यस सर। कुछ पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं? स्केचिंग स्केचिंग करते हैं? यस सर। स्केचिंग करना अच्छा लगता है? यस सर। इनमें टैलेंट क्या रहा? मल्टी लिरेटर का टैलेंट इनमें है। कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति मिले, सब तरह से ये लोग बात कर सकते हैं। एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करने में अच्छा लगता है, दैट इज सिंगिंग। वाह, गाइए, चलिए। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें झुके, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। वेरी गुड। आपको जो आज के मेहमान हमारे हैं साथ में, किसान चाची, उनको बुलाऊंगा, उनसे पूछेंगे हम कि उनमें क्या ऐसी प्रतिभा थी और उन्होंने क्या और कैसे किया जो अपने पूरे इलाके को उन्होंने बदल के रख दिया। वेलकम। इनकी कहानी सुनी है आपने? 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई, 14-15 वर्ष के इनके पति थे, और इनकी अपनी जो इनके पति थे, इनकी माता का देहांत हो चुका था इनकी शादी से पहले। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो आप एक तरह से कहें सौतेली माँ कहें या सौतेली सास कहें, वो घर में थी। पूरा जो सीरियल में आता है आज के दिन, वो सारा माहौल घर में था। और उस परेशानी में उस इलाके के लोग लगभग सब खैनी उगाते थे, और ये 10वीं क्लास पढ़ी हुई थी, तो ये कभी कभी अखबार में पढ़ती थी कि ये खैनी खाने से, जर्दा खाने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता, ये होता। मन में आया कि ये तो गलत कर रहे हैं हम, कुछ बहुत पैसा भी नहीं मिलता है,
खैनी का व्यापार करने में, उगाने में, और लोगों का नुकसान अलग से कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। यानी उनमें प्रतिभा थी गलत सही को पहचानने की। रिलेटिंग टैलेंट, पर्सनालिटी, वाई एंड हाउ ऑफ ए पर्सन मिलके रिलेटिंग टैलेंट बनता है। वो उन्होंने पहचाना, तो इन्होंने कहा अपने पति से कि भाई ये अब खैनी का धंधा नहीं करेंगे, कुछ और करना चाहिए, फल सब्जी कुछ उगाना चाहिए। खेत में खुद गई, काम करने लगी खेत में। और क्योंकि ये भूमियार परिवार से आते, भूमियार परिवार यानी भूमि के मालिक, उनकी महिला घर खेत में जाके काम करे तो पूरे समाज में बवाल मच गया कि ये कैसे कर सकती हो आप। फिर भी उन्होंने दूसरों के नहीं सुने, जो उनको करना था वो किया। और ना कि वो ही किया, बल्कि फल सब्जियां उगा के उसका अचार बनाना शुरू किए, अचार बेचने लगे, उससे कुछ आमदन ठीक हुआ। अब उसके बाद आगे की कहानी उनसे सुनते हैं। पहले तो अचार 150 रुपया से हम बनाए, और साइकिल जो चला रहे थे उसी पर 2 झोरा में एगो 5 रुपया का पैकेट, एगो 10 रुपया का पैकेट बना करके हम जहाँ मीटिंग में जाते थे, जिस महिला को खेती के लिए समझाने के लिए जाते थे, चाहे मीटिंग के लिए, उस साइकिल पर हमारा रहता था। लोग कहता था कि अचार है, हम हाँ, 5 रुपया 10 रुपया से बेचते बेचते कुछ 2,500-3 हज़ार हमको रुपया हो गया। जिस समय हमारा बेटा इंटर में पढ़ रहा था, उस समय वो बोलने लगा, पिताजी से अच्छा ना है माई मैंने साइकिल पर ले जाके अचार। ये लोग हमको कितना हो कहा, हम तो सोचते थे कि शाम को जब आते थे तो 200-400 रुपया हमको होता था। हम कहे कि तुमसे कोई बात हम ना मानेंगे, गरीबी कितना है, अचार बना लेते हैं और बेच लेते हैं तो 200-400 रुपया हो गया। उसके बाद में तो भी इन लोग का खराब लगा, हम अचार जो साइकिल पर था ना तो इन लोग का खराब है। उसके बाद में जब सरस DRD का हम ग्रुप बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ग्रुप हम बनाए। तब इनको क्या पता लगा कि सरकार की एक योजना है कि जो अनएम्प्लॉयड महिलाएं हैं उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहिए। तो गांव में उन्होंने 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, 10-10 महिलाओं के। जी बताइए। तो ग्रुप जब बनाए ना, तो हम लोग को जब तैयार हुए ग्रुप बनाने के लिए जो बनाएंगे, तो BDO साहब हम लोग को BPL का किताब दिए, पंचायत वाइज 3 पंचायत हमको, चकना पंचायत, सरैया पंचायत, मणिपुर पंचायत का किताब दी। उसमें जब महिला सब का ग्रुप बना लिए तो अंत में हमारा भी BPL नंबर था। पहले हमको बुझाया नहीं जो हमारा भी BPL, उनको पता ही नहीं था कि हमारा भी BPL नंबर है। जी, जब हमको BPL नंबर था तो हम कहे कि ना, ये महिला सब के इतना ग्रुप के लिए जहाँ तहाँ जाते हैं होता है कि अपना पर खड़ा हो, कुछ न कुछ करो, अपने भविष्य को उज्जवल करो, अपने पर खड़ा होकर कुछ काम कीजिएगा तो अपना पैसा काम नहीं हो। तो हमारा जो BPL नंबर था तो हम भी ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में हम सचिव बने। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, हम सचिव बने, दूसरी सचिव अति कोषाध्यक्ष। तो वो जो महिला सब तो अपना काम करती है, लेकिन ये जो इतना आगे बढ़े हम अपने ग्रुप से बने। अभी चुनाव का माहौल है बिहार में, तो चुनाव लड़िए, विधानसभा में जाइए। चुनाव में तो होता है तन मन धन बल, माने जिसके पास में बल बाहुबली माने लोग सब। यहाँ तो ये भी सुनते हैं कि जिसकी नाली में ज्यादा दम होता है वही जीतता है। जात पात का वोट हो गया है। कुछ अच्छे काम वाले लोग को लोग नहीं न चुनता है, जात पात पैसा के बदौलत लोग वोट अपना। ये जात पात से वोट से राजनीति से ऊपर आना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को क्या राय है? जात पात से तो बाहर बिहार को खास करके निकलना पड़ेगा आगे। थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जात पात की राजनीति छोड़ के अच्छे आदमी को चुन के भेजें। जी तो सर, तो हम जब ट्रेनिंग महिला लोग अपना 200 महिला के दिलाए ना, तो सब लोग कहा कि अचार का क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम इसलिए महिला को अचार का ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि कोनो काम करने में ज़्यादा पैसा का जरूरी होगा। अचार हर घर में पड़ता है, बनता है, 100 में 100 आदमी के घर में अचार बनता है। कृषि विज्ञान केंद्र सरैया में ट्रेनिंग लिए, लेकिन हम कहे कि नहीं, हम ही को जहाँ तहाँ ट्रेनिंग दिला दीजिए, जो हम इस सबको ट्रेन कर लेंगे और अपना काम में कहीं हमको बाधा नहीं है। तो ट्रेनिंग सब लोग, तो वो सब काट छाट सब करती है, लेकिन अभी तक जैसे जर्दा फैक्ट्री वाला जो है, जो अपना इलम नहीं बताता है, हमारे पति इसी जगह बैठे हुए हैं, बेटा भी है, उसमें कितना मात्रा हमारा मसाला रखना पड़ता है वो आप नहीं बताते हैं। अभी हम नहीं किसी ये तो अब ये उनका ट्रेड सीक्रेट है, ये पेटेंटेड है ये। जी अभी दिन भर जैसे हम आज यहाँ चला है ना, जो हमारे घर पर काम है, बेटा कभी
ऊ न बता के जा कितना कितना मात्रा धरबाओ हमसे ना हम अंतरा हम खुद ही आके करेंगे, बेटे को भी नहीं बताया। कम से कम होता है ना माई आई तो धोड़ी। हाँ। इतना तो कम से कम नाम लेता है अंत में हो जाएगा। माई आएगी तो करेगी, सही बात है। नहीं तो बाद में नहीं तो बाद, हाँ तुम सब तो हम ही कर लेंगे। हाँ, तुम ज्यादा तक काम हुआ तो काटना छटना ये सब काम करवा कर रखता है, लेकिन हम कितनों रात के जाएंगे कि उसका मात्रा जो होगा तो हम अपने आप डालेंगे। हाँ। आपकी बात से हमको याद आए, हम लगभग 20 वर्ष पहले एक मित्र के यहाँ लंदन में खाना खाने में गया। सच्चाई की बात है, उनके घर रात को खाना खा रहे थे, उन्होंने खाना भारतीय थे, खाना परोसा, अचार भी रखा। वो जैसे ही मेरे मुंह में अचार गया तो मल्होत्रा जी थे, मैंने कहा मल्होत्रा जी ये तो मेरी माँ के हाथ का अचार समझ में आता है। वो और उनकी पत्नी दबंग रह गए, एकदम से भुचक्के रह गए। बोले कि सही में आपकी माँ के बनाया हुआ भेजा हुआ है हमारे यहाँ। यानी उसमें जो भावना रहती है, जो प्रेम जो रहता है, प्रेम जो मिलाते हैं, उसकी मात्रा आपसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ आगे बताएं। तो सर मैंने हमारा जो रहता है ना, हमेशा जहाँ तहाँ ट्रेनिंग लिए ना, क्वालिटी या क्वांटिटी मैंने इसका अच्छा हमेशा उसका, जैसे हम हल्दी धरते हैं, बेटा कहीं रखेगा ज्यादा रख देगा। हाँ। मात्रा का मैंने हमको रहता है। हाँ। हमको दिमाग में रहता है कि क्वालिटी हमारा अच्छा होगा तब ना हमारा सामान मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास इतना काम होता था, इतने लोग बुलाने लगे, तो सुबह उठे, काम किए, शाम हो गई। उनका क्या करें, दिन तो बहुत छोटा हो गया, तो खुद साइकिल सीखी चलाना। और आज पूरे इलाके में तीनों चारों गांवों में साइकिल चाची के नाम से जानी जाती है। आज भी साइकिल पे सब जगह चलती हैं। समाज के जब मीटिंग होता है तो उसमें हर तरह का बात होता है। जैसे उसमें अब हमारे यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे को, लड़की को लोग शादी कर देता था, तो छोट लड़की का शादी हो गया तो उसका किसी तरह बच्चा होने के समय उसका मृत्यु खोइए जाता था। 100 में 5 को तो जरूर मरते थे। तो उस पर भी हम कुछ चर्चा किए, बाल विवाह नहीं करना है। दूसरा बात, हम जब गांव में जाते थे तो इसको कहने में तो हमको खराब लग रहा है, आप लोग कहिएगा कैसे कह रही है। जो महिला 2 साल 3 साल शादी का हो गया, विधवा हो गई, उसको मीटिंग उटिंग में जब हम बढ़ते थे ना, तो वो महिला वो जरूर उस जगह झगड़ा होता था। ओकरा कने जाले ही, ओकरा के देवले सामान, जैसे 50-60 के काहे ना मरद होखस। हम एक अलाउ कैले कि देखो शादी कर तो लोग के बोलू जे ना शादी कला पर माने लोग शिकायत हो जाए, हमें कोनो शिकायत न हो। शादी हो जाए, एगो से 10 दिन होई कि दोबारा शादी कर ले है दोबारा, बाकी का एगो जे मर्द से शादी हो जाए ओकरा बाद कभी लोग गलत दृष्टि से। देखिए क्या बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वाह। अब जवान महिला का पति मर गया, उसका क्या दोष, और उसको वो अगर साधारण रूप से किसी आदमी से, लड़के से बात भी करें तो भी लोग बदमाशी उल्टी बात करेंगे, उसके चरित्र पे शक करेंगे, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि आप दोबारा शादी कीजिए। देखिए शो करने के मुझे कितने लाभ होते हैं, कितना मुझे सीखने को मिल रहा है उनसे। और ये आई ओपनर है मेरे लिए भी कि आज देश में ये बड़ी बड़ी भारी कुरीति है कि महिला अगर विधवा है, उसको शादी में, अपने बच्चे की भी शादी होगी उसमें भी उसको अलग कर दिया जाएगा। अरे आदमी को क्यों नहीं करते, उसको तो विधुर नहीं कह के उसको अलग करते। तो ये बड़ी एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपने यहाँ है, जिसको कि उन्होंने कोशिश करके प्रयास कर रहे हैं दूर करने के। पहले था जो लड़की और लड़का का भेदभाव था, लेकिन उम्मीद बुझा रहा है 15-20 साल से थोड़ा अब सही जगह पर हो गया, 50-50 हो गया। जिसको 2 लड़की है 1 लड़का है तो लड़की के हिस्सा, लड़का का कम हो रहा है, लड़की को ज़्यादा हो रहा है। अब समाज में ये बदलाव, तो ये बदलाव माने लोग को आ गया। पहले तो जेंट्स ला अच्छा सामान बनता था, उसके बेटे ला, बेटी को इतने में हम लोग खा लेंगे, बेटी मतारी। लेकिन अब जो भी काम हो रहा है तो सब लड़का लड़की महिला सब एक बराबर से एक अब बदल गया है, अब बदल रहा है जी। अब आप जैसे लोग चाहिए जो बदलने के लिए, ये बड़ी बात है। देखिए
आप उम्र में हमसे कम हैं, लेकिन फिर भी आप इतने जो महान हैं, हम आपका चरण छूए। सर हम बिल्कुल आशीर्वाद सर पे रखिए बस। सर हम 7 साल बहुत बड़ा काम कर, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। प्रणाम आपको। ऐसे ही लोगों की वजह से देश आगे बढ़ रहा है। जो लोग चिल्लाते हैं राजनीति के क्षेत्र में कि इस देश का कोई भविष्य नहीं, नेगेटिव की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए ये क्या है। ऐसे इंडिविजुअल्स की वजह से ये देश कभी पिछड़ नहीं सकता। प्रणाम आपको। If we are having that talent, but our family is not supporting us, then what we have to do? You have to have positive attitude. You But have we to can't- have wooing talent, ताकि आप अपनी बात को प्यार से मनवा सकें। जैसे उनको भी तो पहले कहा, उनके ससुर ने कहा, उनके समाज ने कहा कि ये क्या महिला हो के भूमियार घर की महिला कोई थोड़ा खेत में जाती है, पर उन्होंने परवाह नहीं की, जाते रहे। धीरे धीरे जितना सब रेजिस्टेंस था खत्म हो गया। तो आपको अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो उनको ही बनाइए, ये भी अपना काम है। How we will recognize that which work is good or which is bad? जिस काम को करने में किसी का दूसरे का अहित ना हो और सबका हित हो, वो अच्छा काम। जिसके अंदर जिसको करने में मेरा केवल हित हो, दूसरे का नुकसान हो जाए, तो भी हम करते हैं, वो गलत है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स को। अगर आपने ये कोर्स करा होता पहले तो सर आपका क्या रिएक्ट होता सर अपने इन्वायरमेंट, मतलब अपने सोसाइटी और अपने फैमिलीज के लिए सर? देखिए अभी तो आपने देखा किसान चाची को, सबको देखा, उन्होंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। काम कोई छोटा नहीं होता, और आज के दिन आपके प्रोफेशन में से तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। अभी हम लोग लॉन्च किए हैं लिविंग फूड्स का नेटवर्क, अभी पिछले 1 हफ्ता पहले ही। वहाँ पे एक जो शेफ़ है, एक शेफ़ की तनख्वाह आज के दिन पता क्या है? 30 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना। और कोई होटल के लोगों को इंजीनियरिंग से कम है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको गलतफहमी है ये अपने दिमाग से निकालिए। जिस ढंग से आज के दिन चल रहा है उसके हिसाब से हमारा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अलोन, वो केवल अकेला $200 बिलियन साल के से ज़्यादा होने वाला है। कहाँ से लाएगा देश पैसा इतना? यही एक इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, जो इस देश के भविष्य को सीधा सुधार सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। आज इस देश को 30 करोड़ जॉब चाहिए होंगी 2021 तक। कहाँ से आएंगी जॉब? ये इंडस्ट्री है जो दे सकती है। आज भी ये इंडस्ट्री 7% जॉब यही इंडस्ट्री क्रिएट करती है पूरे देश में साल में। आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप इस तरह की इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो कि इस देश के भविष्य को ठीक करने वाली। So what were your major obstacles, if you want to share, and how you overcome? And my second question is that you are a powerhouse of energy. What is the source of your energy? We want to learn from your experience, sir. देखिए, Thank you, sir. खुश रहें तो एनर्जी आ ही जाती है। पॉजिटिविटी गिव्स यू एनर्जी। मेरा प्रश्न ये है कि हॉस्पिटैलिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट आर द रीजंस कि बिहार में जितने भी बड़े होटल्स ग्रुप्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो क्यों बिहार में नहीं आ पाई? क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ बिग टूरिस्ट प्लेस, बिहार में बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आई जो होटल मैनेजमेंट वगैरह की हैं? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। कोई देखेंगे, अगर राजनेता देखेंगे तो उससे डरेंगे वो, इस प्रश्न से। फिर भी जवाब दूंगा मैं आपकी बात का। देखिए, बिहार 1912 में जब अंग्रेज़ों का राज रहता था, उस वक़्त बंगाल रेजिडेंसी का भाग था। उस समय बिहार को अलग किया गया, बिहार बना। आज़ादी से लेके अब तक 37 वर्ष
इस प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी ने राज किया। लगभग 14 वर्ष 8 महीने जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 2-2.5 वर्ष जनता पार्टी ने किया और बाकी 1-1.5-2 वर्ष कोई खिचड़ी सरकारों ने किया। उन लोगों ने डेवलपमेंट की राजनीति नहीं की, लोगों को डेवलप नहीं किया, प्रदेश को डेवलप नहीं किया। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो, वो तभी आती है जहां डिमांड होगी। आपने डिमांड तो क्रिएट नहीं किया। बिहार का हिस्सा देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल आउटपुट जिसको कहते हैं, समझते हैं आप, उसमें केवल 1.46% का भागीदारी है। देश में जब आपकी आबादी 8-8.5% है, पूरे देश के संदर्भ में 8.5% पॉपुलेशन है इस प्रदेश की, तो आपका इंडस्ट्रियल भागीदारी क्यों 1.46? देश के एक बड़े नेता, हमने लोगों ने उनसे मिलके कहा कि साहब ये देश को जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, शिक्षा अगर जब तक लोगों में नहीं पहुंचेगी तो एक बहुत प्रकार की कुरीतियां दूर नहीं हो सकती। तो वो भी बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने शुरू किया। उनके समय में इसरो, जो सैटेलाइट इंडस्ट्री वाले हमारे इसरो है, उन्होंने एक प्रयोग किया, शिक्षा सैटेलाइट के माध्यम से कैसे दी जा सकती है ताकि ज़्यादा लोगों को दी जा सके। ये नहीं हो कि हमको स्कूल खोलें, मास्टर रखें, ये करें, उसके बदले सैटेलाइट से शिक्षा दी जाए। परंतु बड़े उनके जो उन्हीं पार्टी के जो बड़े बुजुर्ग नेता थे, वो पहुंच गए सब इकट्ठे होके उनके पास, बोले साहब ये तो करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये वोट कौन देंगे? अगर ये पढ़ लिख गए तो सब समझने लगेंगे हमको वोट नहीं देंगे। आज तो हम जाति के आधार पर और के आधार पर वोट मांगते हैं, लोग देते हैं, क्यों सिखाना उनको? जब ये स्थिति जब अगर बदलेगी नहीं देश बिहार की, तब तक बिहार का आगे बढ़ना कठिनाई है। चलो, इसके साथ आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप लोगों ने मुझे प्यार से सुना और हमको समझा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे, आप जब देखिएगा ये शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।